रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। लंदन में जो जुम्मे को मीटिंग हुई थी, नवाज शरीफ साहब और करीबी साथियों की मुशावरत मुख्तलिफ चीज़ों पर गौर व गौस हुआ था और मैंने आपको कल ख़बर दे दी थी, परसों की ख़बर थी, परसों यानी मीटिंग हुई थी और कल मैंने आपको बता दिया था कि अंदर क्या कुछ डिस्कस हुआ है। और ख़ास तौर पर उसमें यह कि नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने ये कहा, मैंने आप बरजीज़ ताहिर का नाम लेकर कहा था कि मियाँ साहब ये PDM की हुकूमत ने हमें तबाह कर दिया है, इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल नहीं छोड़ा और आप नहीं आएंगे तो समझें कि पार्टी ख़त्म है। तो ये जो मैंने आपको कल बताया था, आज के अखबारात में ये रिपोर्ट हुआ है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आज दुनिया में ज़फ़र हाशमी साहब की खबर लगी हुई है, हू बहू आज ये ऐसे ही रिपोर्ट हुई है। तो जहाँ पर आपका क्रेडिट बनता हो कि आपने सबसे पहले खबर दिया, वहाँ क्रेडिट ले लेना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। उसमें कुछ और चीज़ें हमारे सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या बातें वहाँ हुई हैं। इसके अलावा मियाँ साहब की वापसी के हवाले से जो अब यहाँ पर प्लानिंग चल रही हैं, उसमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको अपनी ख़बर की बुनियाद पर यह बता रहा हूँ, मैं नाम ले सकता हूँ लेकिन अभी नहीं लूँगा, कि जहाँ पर लोग परेशान हैं, सियासी रहनुमा परेशान हैं क्योंकि अपने हलके में वो ये तासुर नहीं देना चाहते कि वो PTI के अगेंस्ट हैं और खुलकर वो ये बताना PTI के हक़ में है, यानी वो अपने अवाम को ये नहीं बताना चाहते कि वो PTI के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, यानी वो तासुर देना चाहते हैं कि वो PTI के साथ ही खड़े हैं। लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को और बाकी जो ताकतवर हलके हैं या अपने सियासी ऑप्शंस हैं उसको भी अनवेल नहीं करना चाह रहे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। तो सियासी रहनुमा मजमूई तौर पर मुश्किल में पड़े हैं कुछ, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन मैं ज़रा आगाज़ करना चाहूँगा पंजाब में इस वक्त टिकटों के हवाले से सियासी जमातों की जो मुश्किलात हैं उसमें क्या चल रहा है। और मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ तो। मैं हर दूसरी तीसरी चौथी वीडियो में आपको याद करवाता हूँ, हर वीडियो में नहीं याद करवाता, तो इसमें आप अगर सब्सक्राइब कर लें तो अच्छा होगा और उससे ये होगा कि चलें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छा जी, देखें आज एक ख़बर तो ये लगी हुई है कि पंजाब में आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा के ज़िम्मे लगा दिया गया है कि टिकटें तुमने देनी है। अच्छा, अब आसफा भुट्टो ज़रदारी की जिम्मेदारी लगा दी है टिकटें पंजाब में देनी है। पंजाब में टिकटें देनी किसको हैं? सवाल तो ये पैदा होता है कि पंजाब में टिकटें भाई देनी किसको हैं और आसफा साहबा के लिए क्या मुश्किल है? उम्मीदवार है नहीं जो आएगा, बल्कि कई जगहों पर कई ऐसे हल्के भी हैं जहाँ पर उम्मीदवार नहीं है, वहाँ पर 2-2, 3-3 लाख रुपए पार्टी दे के उनको कह रही है कि भाई इलेक्शन लड़ो, हम तुम्हें खर्चा दे देते हैं, लड़ लो, टिकट हम दे देते हैं। क्यों? इसलिए कि ये हजीमत ना हो कि हमने यहाँ पर सीट खाली छोड़ दिया, हमारे पास हमें तो उम्मीदवार ही नहीं मिला, ताकि मुखालिफिन ये ना कहें कि भाई पीपल्स पार्टी ने पंजाब में तो आधी नशस्तों पे भी बंदे खड़े नहीं किए, उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, उनको तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे थे। इस हजीमत और शर्मिंदगी से बचने के लिए लोगों को पैसे देकर वो टिकटें दे रहे थे। ये मैं बात बता रहा हूँ, अभी 14 मई को जो इलेक्शन होने थे, पंजाब में इलेक्शन का एक दफ़ा माहौल बना भी, टिकटों की तकसीम PTI ने जबकि नून लीग ने टिकटें दी तो एक माहौल बन भी गया। उस वक्त 3-3 लाख रुपए देकर पीपल्स पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार तलाश कर रही थी। तो आसफा भुट्टो ज़रदारी को ये एजाज़ी ओहदा दिया गया है कि वो बैठ जाएं टिकटें देने के लिए। यहाँ पर कौन सा मुश्किल वहाँ होती है जब डिसाइड करना हो, 3-3 उम्मीदवार आपके सामने खड़े हों, वहाँ डिसीजन पावर काम करती है। तो यहाँ तो अव्वल तो उम्मीदवार है नहीं और कहीं है तो वो बेचारा अकेला ही भूला भटका आएगा, उसको टिकट अवॉर्ड हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर लगवाई गई है कि जी आसफा भुट्टो ज़रदारी को पंजाब में दे दिया गया कि टिकटें उन्होंने तकसीम करनी है। सिंध में देना जिम्मेदारी तो फिर हम देखते हैं कि सिंध में जहाँ मारामारी पड़ी हुई होगी पीपल्स पार्टी की तो वहाँ क्या होता है। अच्छा, ये तो चलें एक छोटी सी खबर थी, लेकिन इसके साथ मिलाकर एक और ख़बर देखें, वो 92 न्यूज़, डेली 92 यानी रोज़नामा 92 में मियाँ शफीक साहब की फैसलाबाद से रिपोर्ट छपी हुई है। वो बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। उसमें वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में उम्मीदवार मिल नहीं रहे, कई उम्मीदवार अरकान जो हैं वो फौत हो चुके हैं, कई रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं और कुल जो 10 सीटें MNAs की और 30 सीटें उनको 21 सीटें MPs की चाहिए, उस पे 4-5 से ज़्यादा उम्मीदवार ही नहीं है उनके पास। अब उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो पार्टी के पुराने कारकुन थे, मेयर अब्दुल रशीद, मलिक अहमद सईद अवान, बेगम नरगिस नईम, गुलाम मुस्तफ़ा बाजवा, चौधरी इलियास जट, चौधरी सईद इकबाल, महमूद हसन डार, फजल हुसैन राही, मलिक रियाज शाहिद, नैयर हसन डार, सैयद ताहिर अहमद शाह चौधरी, वसी ज़फ़र, शहादत हुसैन बलोच और दीगर, ये जो पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ते रहे हैं, ये सारे इंतकाल कर गए हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? डायलेमा ये है कि आपके पहले एक पार्टी हुआ करती थी, उस पार्टी में लोग थे, जब वो इंतकाल कर गए तो नई लीडरशिप ही डेवलप नहीं हो रही, नई लीडरशिप ही पैदा नहीं हो रही।
ये कितना बड़ा अलमिया है एक जमात के लिए कि वो पुराने जो लीडर्स थे उनके सर पर चलती आ रही थी, और उसके बाद एक वक्त आया कि नए लोग पार्टी में आ ही नहीं रहे। 18 साल का कोई बच्चा होता है, वो शनाख्ती कार्ड बनवाता है, वो किसका वोटर बनता है? ये आपको पता है पंजाब में किसका वोटर बन जाता है? वो न पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है, ना नून लीग की तरफ जा रहा है, पीपल्स पार्टी की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रहा। तो वो कह रहे हैं कि ये सारे लोग इंतकाल कर चुके हैं। इसके बाद पार्टी की कमान संभालने वालों में कई रहनुमा, जिनमें राजा रियाज, डॉक्टर निसार जट, राना आफ्ताब अहमद, फैजुल्ला कमोका, डॉक्टर असद मुअज्जम, जहांजेब इम्तियाज़ गुल, मलिक इस्माइल सेला, मलिक नवाब शेर वसेर और कैप्टन रिटायर्ड निसार अकबर इस वक्त पीपल्स पार्टी छोड़ चुके हैं। और ये जो मैंने नाम लिए इनमें से ज़्यादातर लोग पीटीआई में आ गए थे, कुछ इक्का दुक्का दोबारा जो है वो नून लीग में चले गए हैं, नवाब शेर वसेर, राजा रियाज वगैरह, ये कुछ लोग वापस नून लीग में चले गए हैं, और बाकी जो हैं वो अभी चुप करके बैठे हुए हैं, खामोश हैं, पीपल्स पार्टी में वापस नहीं जा रहे। तो आप सोचें पीपल्स पार्टी की हालत ये है कि फैसलाबाद में उनके पास 3-4 से ज़्यादा, अब कौन अवेलेबल है? उनके पास इस वक्त राना फारूक सईद अवेलेबल हैं, राना नईम दस्तगीर, राना खावर जावेद, शाहजहां खरल, अदील चौधरी। ये 4-5 लोग हैं जो इस वक्त पीपल्स पार्टी को अपनी टिकटों के लिए पूरे फैसलाबाद में अवेलेबल हैं, और इसके अलावा इनको 21 में से बाकी सीटें ही नहीं मिल रही। अब ये अननोन लोगों को 2-3 लाख रुपए दे के टिकटें दे के बंदे इलेक्शन लड़वाएंगे, और आप सोचें कि हालत ये है पीपल्स पार्टी की, और बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं। पंजाब में, पूरे पंजाब में यही हालत है। यही तो परसों मैंने तभी तो कहा था कि पीपल्स पार्टी और काफिले की हालत एक जैसी है पंजाब में, और मुलाकातें कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट के लिए। और भाई आप सीट एडजस्टमेंट कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? अच्छा, अब नून लीग की भी सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नून लीग के बेशतर जो रहनुमा हैं उनको इलेक्शन कैंपेन करने का हौसला ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि पीडीएम की कारकर्दगी और हुकूमत की कारकर्दगी इतनी पुअर रही है कि लोग परेशान हैं कि किस मुंह से आवाम के पास जाएं। और वैसे भी कई चीज़ों की गड़बड़ की वजह से पंजाब में नून लीग के कई लोग परेशान हैं। मसलन फैसलाबाद ही की मिसाल आप देख लें तो यहाँ पर जहाँ से तलाल चौधरी इलेक्शन लड़ते थे या लड़ना चाहते थे, वहाँ से टिकट मिल रहा है नवाब शेर वसेर को, जो पीटीआई से छोड़कर आए हैं। और जहाँ से जो राना अफजल साहब का हल्का हुआ करता था, जहाँ से उनके बेटे राना एहसान अफजल इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, वहाँ से टिकट मिल रहा है राजा रियाज साहब को। तो पीटीआई के मुनहरिफ लोगों को कुछ नून लीग एडजस्ट कर रही है, तो पीपल्स पार्टी नून लीग के अपने लोग परेशान हुए पड़े हैं। इसी तरह से चौधरी शेर अली साहब एक ज़माने में टिकटों के तकसीम के हवाले से बड़े सरगर्म हुआ करते थे। उनकी रिकमेंडेशंस होती थी, अपने बंदे उतारते थे, जोर लगाते थे राना सनाउल्लाह ग्रुप की मुखालफत में कि जी मेरा ये बंदा यहाँ एडजस्ट हो जाए, मेरा बंदा यहाँ पर आ जाए। चौधरी शेर अली का डेरा वीरान पड़ा है इस वक्त। मियाँ शफीक साहब की रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस वक्त उनका डेरा बिल्कुल वीरान पड़ा है। मियाँ साहब वापस आ रहे हैं भाई, मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उस पर तो जगमग होनी चाहिए थी। 4-5 साल बाद जिला वतनी ख़त्म करने के बाद वापस आ रहे हैं। बेनज़ीर वापस आई थी 1986 में, वैसा इस्तकबाल करना चाहते हैं। और 1986 में जैसे बेनज़ीर आई थी वैसा ख्वाब है नून लीग का कि इस्तकबाल करे। और 1986 में जब बेनज़ीर आई थी तो क्या ये हुआ था कि डेरे वीरान पड़े हों और आपको हिम्मत ना हो रही हो कि आप जाकर जो है वो हलकों में जाकर इलेक्शन के लिए माहौल बना सकें, या आप अपने हलकों में जाकर लोगों को अपने लीडर और कायद के इस्तकबाल के लिए बाहर निकाल सकें? तो ये खामोशी है, परेशानी है और वीरानी है, और वीरानी ने डेरे डाल रखे हैं। अब इस वीरानी के ख़ात्मे के लिए क्या हुआ है, इसमें जनाब हुआ यह है कि मैं आपको लंदन से कुछ और चीज़ें पहले बता देता हूँ, उसके साथ फिर कनेक्ट करता हूँ इस बात को। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं से जो जुमे को मीटिंग हुई थी उसमें उनसे तजावीज़ मांगी हैं कि बताएं महंगाई को कैसे कम करें। जब लोगों ने बहुत शोर शराबा किया कि पीडीएम ने तबाह कर दिया, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने तबाह कर दिया, हल्कों में जाने के काबिल नहीं छोड़ा, तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हीं से आगे तजावीज़ मांग ली, आप बताइए कि हम कैसे महंगाई को कम करें, महंगाई का लाहे अमल बनाएं जो हम जाके जलसों में और अपनी इलेक्शन कैंपेन में लोगों को बताएंगे। महंगाई को कम करने का लाहे अमल बना कर दें। किससे कह रहे हैं? वहाँ पर कौन बैठे हुए थे? वहाँ पर इसहाक डार साहब बैठे हुए थे, उन्हीं का काम है, उन्होंने ही पॉलिसी देनी है। अगर वो नहीं कर सके तो किसने देनी है? उसके अलावा तलाल चौधरी बैठे तो तलाल चौधरी बताएंगे महंगाई को कैसे कम करना है। उसके अलावा वहाँ पर जो है वो कौन लोग बैठे हुए थे, मैंने आपको नाम बताए थे, मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए थे, ये बर्जिस ताहिर साहब बैठे हुए थे, या ये बताएंगे कि महंगाई कैसे कम करनी है। और महंगाई कम करना एक मईशतदान का काम है, और उसमें उनके जो दुनिया के सबसे बड़े मईशतदान नवाज शरीफ साहब के पास हैं वो इसहाक डार साहब हैं। उनसे पूछें
कारकुनों को ऐसे ही लाल बत्ती के पीछे लगा दिया लीडर्स को कि आप बताएं जी महंगाई कैसे कम करें, यानी दोबारा लोग इस बात का जिक्र ही ना करें, चुप कर जाएंगे, हाँ ठीक है जी आपके पास अगर कोई फार्मूला नहीं तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा मज़े का जुमला कहा है और उन्होंने कहा है कि खुशी है कि तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं। तो इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, चलें अच्छी बात है, पाकिस्तान में तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उन्होंने कहा, फिर यह तय हुआ है कि यकुम से 8 अक्टूबर तक लाहौर में जलसों का शेड्यूल जो है वो बनाया जाए। यकुम से 8 अक्टूबर तक लाहौर में जलसे होंगे, मुख्तलिफ हलकों में जाकर, गवाल मंडी में भी होगा, या सादिक साहब के हलके में भी होगा, मलिक परवेज़ साहब के हलके में भी होगा। तो ये जलसे होने जा रहे हैं 8 तारीख तक, यकुम से 8 तक ये जलसे होंगे। अब इन जलसों में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कि कैसे मियाँ साहब का इस्तकबाल करना है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया के दोस्त माइक उठाकर इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रहे हैं और जाके लोगों से पूछते हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए जाओगे? तो लोग जो कुछ जवाब में कह रहे हैं वो ना सिर्फ टीवी पे नहीं चलाया जा सकता बल्कि सोशल मीडिया पे, यानी मैं तो नहीं चला सकता। मैं समझता हूँ कि वो अखलाकी तौर पर इतनी गिरी हुई बातें हैं या अल्फाज हैं या लोगों का गुस्सा है, मैं तो नहीं चला सकता। अगरचे चल रहा है, ट्विटर पर लोग चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर क्लिप्स चला रहे हैं कि लोग कैसे मुंह भर भर के जो है वो गालियां दे रहे हैं कि मियाँ साहब की आमद पर, कि ये किस मुंह से आ रहे हैं। तो इस तरह के माहौल में ये जलसे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकेंगे। अच्छा, अब इसमें दिलचस्प पहलू, सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि इन जलसों से मरियम नवाज़ खिताब करेंगी और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। इससे पहले आपने कोई जलसा देखा है पिछले 1.5 साल में जिन पे मरियम ने खिताब किया और हमजा ने भी खिताब किया हो? इलेक्शन कैंपेन हुई, मरियम नवाज़ निकली इलेक्शन कैंपेन में और मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो उन्होंने जाकर पूरे पंजाब में जलसे किए, तकरीरें की। इससे पहले गिलगित के इलेक्शन हुए, मरियम नवाज़ गई, पूरे उन्होंने जलसे किए, तकरीरें की, लेकिन रिज़ल्ट गिलगित में भी सिफर निकला, रिज़ल्ट पंजाब में भी 17 जुलाई को सिफर निकला। और उसके बाद जो जाकर 11 हलकों में इलेक्शन हुए थे उसमें तो मरियम साहबा ने फिर कैंपेन ही नहीं की, घबरा गई। तो इन तमाम जगहों पर हमने देखा कि मरियम नवाज़ ने हमजा को करीब नहीं आने दिया और उस वक्त वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र भी नहीं थी। अब वो पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, इसके बावजूद उनसे तवक्को यह है कि शायद वो कारकुनों को तनहा मुतहरिक ना कर पाएँ क्योंकि ये इतना मुश्किल टास्क है। यही वजह है कि अब हमजा शहबाज को मनाया गया है और हमजा को मनाकर साथ मिलाया गया है कि वो भी आएँ ताकि जलसे का वज़न थोड़ा सा बढ़े। अब आप सोचिए कि मरियम नवाज़ ये काम बादले नाखास्ता ही करेंगी कि वो अपनी लीडरशिप में किसी को शराकतदार कबूल कर लें। कैसे मुमकिन है? वो बिला शिरकत गैर अब पार्टी को लीड करना चाहती हैं। वो समझती हैं कि नवाज शरीफ के बाद पार्टी की कायद मरियम नवाज़ हैं और ऐसे में वो अपने साथ स्टेज शेयर करें हमजा शहबाज का, ये बहुत ही मुश्किल बात है। और आप सोचें कि ये मुश्किल बात भी कबूल करना पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जलसे करके कारकुनों को मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए तैयार करना और यहाँ मीनार पाकिस्तान पर लेकर आना ये कोई आसान बात नहीं रही। आखिर में आप देख लीजिएगा, सादा कपड़ों में पुलिस एहलकारों को, सादा कपड़ों में पटवारियों को और सादा कपड़ों में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हीं को लाकर जलसा गाह भरनी पड़ेगी ताकि कुछ ना कुछ मुँह मत्था निकल आए। हालात इस वक्त नून लीग के पंजाब में तो छोड़िए, लाहौर में इतने ख़राब हैं कि उनको एक मियाँ साहब के इस्तकबाल की टेंशन पड़ी हुई है और कोई हल निकल नहीं रहा। एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, अगरचे आप तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन इसमें अब डेवलपमेंट यह है कि जो कोई 9 के करीब ज़मानतें मंजूर हुई हैं, मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दिया है और 55 ज़मानतें खारिज भी हुई हैं। जिन 9 को हुआ है उसमें सनम जावेद भी शामिल हैं और रुबीना जमील भी शामिल हैं और आशमा शुजा और शाबानो भी शामिल हैं। ये ख़वातीन जो हैं और इसके अलावा कुछ मर्द भी हैं 3-4 जिनकी ज़मानतें मंजूर हुई हैं, लेकिन 55 ज़मानतें मुस्तरद भी हुई हैं, खारिज भी हुई हैं। उनमें मेरा ख्याल आलिया हमजा भी शामिल हैं। अच्छा, अब ये जो सनम जावेद हैं इनको का सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रहा है। देखिए, एक पहले तो ये पीटीआई की वर्कर भी नहीं थी, सिर्फ हमदर्द थी। कभी भी ये पीटीआई की वर्कर नहीं रही, कहीं पर इन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए कोशिश नहीं की, कहीं इन्होंने टिकट नहीं मांगा। वर्कर वो होता है जो अपनी जिसका हल्का होता है या वो टिकट मांग रहा होता है या कोई ओहदा मांग रहा होता है। ये सिर्फ हमदर्दों की लिस्ट में शामिल थे। एक और भी हमारी जो है वो दोस्त सनम शेख, उनको भी गिरफ़्तार किया गया था, वो भी पीटीआई के हमदर्दों में शामिल हैं। कुछ उन्होंने जर्नलिज़म भी की है और उसके बाद वो ज़ाहिर है वो पीटीआई के नज़रियाती तौर पे हमदर्द हैं। ये लोग जो हैं, या आप ये सनम जावेद की बात कर लें या तैयबा की बात कर लें, ये हमदर्द हैं सिर्फ पीटीआई के और ये लीडर्स नहीं हैं। लेकिन आप देखें 3-4 महीने की जेल ने इनको लीडर बना दिया है।
अब आप सनम जावेद को कहीं से भी खड़ा कर दें इलेक्शन में, वो जीत जाएंगी। मुझे तो ये लगता है कि आप लाहौर शहर में मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ जहाँ से इलेक्शन लड़ना चाहें उनके खिलाफ सनम जावेद को खड़ा कर दें, सनम जावेद इलेक्शन जीत जाएंगे। तो ये माशाल्लाह नून लीग की और मौजूदा हुकूमत की हिकमत अमली है कि उन्होंने PTI के हमदर्दों को भी बड़ा लीडर बना दिया है। तो इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अब आपने मज़ीद कुछ लोगों को गिरफ्तार रखा हुआ है, वो छूट के आएंगे तो वो भी लीडर बन जाएंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये स्ट्रैटेजी कौन बना रहा है, क्यों बना रहा है, कैसे बना रहा है और उससे उनको क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है। मैं पहले से कहता रहा हूँ कि जब आप किसी को उठाकर अंडर डालते हैं तो आप उसको बड़ा बना देते हैं। इवन PTI के दौर में भी जिन लोगों को, कई ऐसे लोगों को आपने गिरफ़्तार किया या उन पर हमला करवाया, मसलन असद तूर साहब हमारे दोस्त हैं, हम तो उन्हें पहले से जानते हैं, जाहिर है वो मीडिया में थे, लेकिन पब्लिक में उनकी जान पहचान तभी शुरू हुई जब उन पर जो है वो उनको पकड़ा गया या उनको मारा गया, उनको ज़ख्मी किया गया। तो हम जो है वो बल्कि यहाँ पर एक तरह से उनके लिए, बेचारों के लिए, ज़ाहिर है 3-4 महीने की जेल काटना कोई आसान बात तो नहीं है और सख्त गर्मी में उन्होंने जेलें काटी हैं, सब्र और हौसले के साथ काटी हैं, लेकिन वो मुश्किल वक्त कट गया। उसके नतीजे में अब एंड रिज़ल्ट क्या निकला है इस पर देखें ना। मरीम साहबा सोचें या मोहसिन नकवी साहब सोचें या वो तमाम लोग जो PTI मुखालिफ हैं वो सोचें ना कि जो स्ट्रैटेजी बना के लोगों को डरा धमका रहे हैं, इसके नतीजे में हो क्या रहा है। उसके नतीजे में उल्टा उनका नुकसान हो रहा है। ये बात उनको समझ क्यों नहीं आ रही। आखिर में देखिए, मैं सिर्फ 1-2 दौरों की बात करना चाहता हूँ। आज के अखबार में खबर यूँ लगी हुई है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा न्यूयॉर्क को कामयाब बनाने पर मुनीर अकरम सिफारती हीरो करार। सुबहान अल्लाह। अब अनवारुल हक काकड़ साहब का दौरा इतना कामयाब था कि या तो वो कश्मीर की आज़ादी की एश्योरेंसेस लेकर आ गए हैं या उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी मुश्किलात को हल करने और सैलाब ज़दगान के लिए कोई बहुत बड़ी इमदाद मंजूर करवा के आ गए हैं। मुझे नहीं पता क्या कामयाबी की है, लेकिन बहरहाल मुनीर अकरम सिफारती हीरो करार पा गए हैं। क्यों? क्योंकि दौरा बड़ा कामयाब रहा है। हालांकि अगर मुनीर अकरम कुछ भी ना करते तो दौरा हमेशा कामयाब रहता है। हमने कभी नहीं सुना कि कोई नाकाम दौरे से वापस आया हो। हमने हमेशा यही सुना है कि फलां शख्स जो है वो कामयाब दौरे से वापस आया है। नाकाम दौरे से तो कोई आता ही नहीं है, चाहे मुनीर अकरम साहब होते या कोई और मंदूब होते, वहाँ पर जो भी होता दौरा कामयाब ही होता है, कभी नाकाम नहीं हुआ। ना नवाज शरीफ का नाकाम हुआ है, ना इमरान खान का तो खैर जब वो तो तारीख का एक अलग ही तकरीर या दौरा था, जब वो आए थे तो उससे पहले पूरी दुनिया में एक धूम मच गई थी उनकी तकरीर की और वो अनप्रेसिडेंटेड थी जिस तरह से उन्होंने वो तकरीर की थी या बात की थी। मेरा ख्याल है तभी से तकलीफ भी शुरू हो गई होगी। तो दौरे तो कभी नाकाम नहीं होते। बहरहाल इनको इसलिए क्रेडिट दिया गया मुनीर अकरम को कि इन्होंने बड़ा अच्छा मैनेज किया हुआ था। इन्होंने जो मुलाकातें अरेंज की हुई थी बिज़नेस कम्युनिटी से, कुछ 2-4 इंटरव्यूज़ भी अरेंज किए हुए थे। वेल मैनेज्ड एक विजिट था प्राइम मिनिस्टर का, तो छा गए हैं जी, ये सफारती हीरो करार पा गए। एक और दौरा भी कामयाब रहा है और वो चाइना का दौरा कामयाब रहा है और वो मोहसिन नकवी साहब का कामयाब रहा है। मोहसिन नकवी साहब भी चीन का कामयाब दौरा करके वापस आए हैं। वो अलग बात है कि लाहौर में जाली इंजेक्शन एक ठोकर न्याज बे के घर में बना के लोगों को 12-12 हज़ार रुपये के बेच कर आंखों पर लगाए गए हैं और उसके नतीजे में लोगों की आंखें बिनाई चली गई है। और यहाँ हालत ये है कि गवर्नेंस ज़ीरो हो चुकी है। ना हेल्थ में कोई काम हो रहा है, ना एजुकेशन में कोई काम हो रहा है और दौरे कामयाब हो रहे हैं। अगरचे इन इदारों में जो पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब नहीं हो रही, लेकिन दौरे कामयाब हो रहे हैं। तो इस पर बहरहाल मोहसिन नकवी साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, वज़ीर आज़म भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।